असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। पहला सवाल मेरा ये कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सरकार का एक्शन क्या है, टारगेट क्या है? थोड़ा रिपीट कर दीजिए आप। सर, सवाल मेरा ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के असम सरकार का फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ है तब से थोड़ा सा घुसपैठी आने का जो सिलसिला है थोड़ा बढ़े है। बीएसएफ और असम सरकार पिछले 1.5 महीना में काफ़ी बांग्लादेशियों को हमने इंटरसेप्ट भी किया हूँ और पुशबैक भी किया हूँ। और असम में जो घुसपैठियों का समस्या है उसका साथ निपटने के लिए हमने फ़िलहाल बांग्लादेशियों को डिटेक्शन और डिपोर्टेशन बढ़ा दिया हूँ। अपना जो लैंड लॉज है उनको हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा हूँ। और अभी और एक बड़ा निर्णय हुआ कि असम में एनआरसी का नाम या एनआरसी में जो लोग अप्लाई किया है उन्हीं को ही अभी से आधार कार्ड मिलेगा, बाकी लोगों को आधार कार्ड नहीं मिलेगा। जी, ये हम लोगों ने देखा सर। हाँ, कि आपने कहा कि भाई जो आधार कार्ड है वो वास्तविक जनसंख्या से ज्यादा बनाए गए थे। सर, एक सवाल मेरा है, वो है मियां मुसलमान को लेकर के। ये मियां मुसलमान कौन है? हाँ, और इस शब्द का प्रचलन कहां से हुआ? हमारे जो असम का मुसलमान समुदाय है जो बांग्लादेश से आते हैं वो लोग अपने आप को मियां मुसलमान बोलते हैं, और जब आप मियां मुसलमान उनको बोलते हैं वो लोग काफ़ी सम्मानित महसूस करता है। बट परसेप्शन तो ये दिया जा रहा है कि मियां मुसलमान में भी बोल करके उनको टारगेट किया जाता है। नहीं, असम में विधानसभा में सारे हमारे मुसलमान विधायकों ने यह निर्णय लिया कि हमें मियां मुसलमान आप बोलिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। ये विधानसभा का प्रोसीडिंग का हिस्सा है। जी, जिस डेमोग्राफी और जो मैं टारगेट करता हूँ जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। हाँ, जो मैं टारगेट करता हूँ मैं घुसपैठियों को टारगेट करता हूँ। ये बाइफरकेशन सरकार सर कैसे कर रही है? इसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई की जा रही है, इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है? हम तो उनको जब भी हमारे लोग बीएसएफ बॉर्डर पुलिस उनका पास जाते हैं हम उनका कागज़ देखता हूँ। जो प्रचलित कानून है, जो हमारे संसद में बनाए हुए फॉरेनर्स डिटेक्शन का कानून है, वो कानून का आधार में ही हम लोग काम करता हूँ। कोई कानून का बाहर जाके हम कुछ भी नहीं करता हूँ, और उसका एकदम एसओपी बनाए हुआ है। जी, हेमंत बिस्वा शर्मा की टारगेट टाइमलाइन क्या है? जिस डेमोग्राफिक बदलाव की वो बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, उसको सही करना और घुसपैठियों को बाहर करना, क्या खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट की है आपने? देखिए, नहीं, वो तो मैं डेडलाइन कर ही नहीं सकता हूँ। शायद मुझको और 4-5 जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए असम में समस्या इतना गहरा हो गया है। हम लोग अभी हिंदू पॉपुलेशन 58% तक घटा है, और उसको सीधा करने के लिए मेरा पास कोई समाधान भी नहीं है। जी, हम तो अभी विक्टिम हो चुका हूँ, तो जो भी मेरे लिए संभव है वो मैं करते रहूँगा। लेकिन ऐसा मेरे जीवन में तो संभव नहीं होगा कि मैं डेमोग्राफी को दोबारा रेस्टोर कर पाऊँगा। जी, लेकिन फिर भी हार भी नहीं मानना है, लड़ते रहना है। ठीक है सर, मैं इस पहलू पर भी आऊंगा। लेकिन आपने कहा कि आप तो खुद विक्टिम हैं, लेकिन एक पैरेलल थियरी ये भी है कि मुस्लिम विरोधी होने के पोस्टर बॉय हेमंत बिस्वा शर्मा बनते जा रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम घुसपैठियों का खिलाफ में हूँ, और हमारा असम में असमिया मुसलमान लोग भी हैं, हम उनको कभी टारगेट नहीं करता हूँ। हमारा सीधी टारगेट उनके लिए है
जो बांग्लादेश से अवैध रूप में असम में आए हैं। जी, हमारा कोई हिंदू मुसलमान से हमारा कोई बात नहीं है। हमारा सीधा टारगेट वही है कि भाई आप बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं, तो इसीलिए आप हमारे टारगेट में हैं। जी। अब मैं कुछ चीजें सर मैं काउंट कराऊंगा आपको, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमान विरोधी होने के पोस्टर बॉय हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए। मदरसों पर कार्रवाई हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार कर रही है। मुसलमानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो मियां मुसलमान, जिसको आपने कहा कि वो इज्जतदार शब्द होता है, लेकिन एक पक्ष जो है वो कहता है कि भाई ये टारगेट किया जा रहा है। जुमे की नमाज का जो ब्रेक होता है उसको बंद भी आपकी सरकार कर रही है। तो मैं अभी आंसर कर दूं एक एक करके। जी जी जी। मदरसा बंद करके हम समाज में क्या मैसेज दे रहा हूं कि भाई मुसलमान समाज का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अभी आप बताइए मैं मुसलमान का बंधु हूं कि शत्रु हूं? अगर असम का मुसलमान अपने आप को सम्मानित महसूस करता है कि हमें मियाँ मुसलमान बोले, तो हमें बोलना सही है कि नहीं सही है? अगर जुम्मा नमाज असम का हिंदू मुसलमान विधायक बैठ के निर्णय लेते हैं कि हमें जुम्मा नमाज नहीं सही है, तो मुझको क्या थोपना सही है? ये आप मुसलमान विधायक बोल रहे हैं हमें जुम्मा नमाज नहीं सही है, तो मैं हिंदू होके बोलना सही है कि आप भाई आप कर लो नमाज? तो हम जो भी कर रहे हो असम में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जी, लेकिन बाहर जो परसेप्शन है सर, वो परसेप्शन यही बन रहा है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हेमंत बिस्वा शर्मा बनते जा रहे हैं। देखिए, ये देश में अगर कोई हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनते हैं, उससे गौरव का बात और क्या हो सकता है? हिंदू जैसा बड़ा धर्म कहाँ है? सनातन ही सब कुछ कुशल करके भारत में 5000 साल रखा हुआ है। अगर कोई मुझसे हिंदूवादी बोलते हैं, वो तो मेरा सर्टिफिकेट है और मैं तो उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं दो बातें सर यहां पर कहना चाहूंगा। पहला बात तो ये, जो विपक्ष एलिगेशन लगाता है कि संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी धर्म विशेष के पोस्टर बॉय के तौर पर खुद को मान लेना, क्या आप सही देखते हैं? दूसरा, इस देश के राजनेता हैं जो कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जी मैं अपना बस सवाल पूरा कर लूं सर। इस देश के राजनेता हैं जो कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के चाइनीज वर्जन बन चुके हैं। देखिए, पहला आप बताइए हमारा कौन सा संविधान में लिखा है कि संवैधानिक पदों में बैठ के हुए अपना धर्म का गुणगाथा नहीं कर सकते हैं? थोड़ा क्लॉज मुझे आप दिखा दीजिए। अगर मैं वेद का बात करता हूँ, उपनिषद का बात करता हूँ, क्या मैं संविधान में पद में बैठने का कारण क्या मैं वेद का बात नहीं कर सकता हूँ, उपनिषद का बात नहीं कर सकता हूँ? संविधान में खाली एक आर्टिकल 14 ही है, आप किसी का साथ भेदभाव मत कीजिए। क्या हम आवास योजना में भेदभाव कर रहा हूँ? क्या हम सरकारी नौकरी में भेदभाव कर रहा हूँ? हम क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भेदभाव कर रहा हूँ? क्या स्कूल में बच्चा नहीं जाना चाहिए मुसलमान, ऐसा मैं बात बोल रहा हूँ? उल्टा तो मैं बोल रहा हूँ भाई आप आइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। भारत का मुसलमान समाज तो मुझे मेडल पहनाना चाहिए कि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो उस समाज के बारे में बात करता हूं। सर मेडल तो पहनाए जा रहे हैं आपको, लेकिन वो मेडल आरोपों के हैं। पहला आरोप तो ये कि मुसलमानों को जबरदस्ती आप डिटेंशन कैंप में भेज रहे हैं, और दूसरा आरोप ये कि फ्लड जिहाद जैसे टर्म भी आप कॉइन कर रहे हैं। ये दोनों मेडल हैं आपके। जिहाद का टर्म हम लोग कॉइन, देखिए जिहाद का टर्म हम लोगों ने ये टर्म को कॉइन नहीं किया हूं। जिहाद सब कहां से आए हैं आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। नहीं, फ्लड जिहाद की बात कर रहा हूं सर। अगर कोई नहीं, वो जिहाद शब्द आने का बाद सामने आप जो भी लगाइए तो आपका विशेषाधिकार है। अगर एक जिहाद सब आपने शुरू कर दिया, जिहाद का सामने आप लाभ जिहाद लगाइए, लैंड जिहाद लगाइए, फ्लड जिहाद लगाइए, फर्टिलाइजर जिहाद लगाइए, वो तो आपका विशेषाधिकार है। लेकिन जिहाद सब तो मैंने तो कॉइन नहीं किया हूं ना।
ने मैं क्या कॉइन किया हूं। दूसरा, असम का सीएम होने का नाते, संविधान का शपथ खाने का नाते मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि घुसपैठियों को डिटेंशन कैंप में भेजना, और ये मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुसार कर रहा हूं। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने हमको बोल के रखा हुआ है कि जब भी घुसपैठियों को आप पकड़े सीधा डिटेंशन कैंप भेज दीजिए। अब मैं सर एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में आना चाहूंगा आपको लेकर के, और कुछ घटनाएं हैं जिस पर कि मैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का रिएक्शन, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। हाल ही में सूरत में, रतलाम में गणपति पंडाल पर, जुलूस पर पथराव होता है। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? और अगर खुदा ना खास्ता है ऐसी कोई घटना असम के अंदर हुई होती तो एक सीएम के तौर पर एक्शन क्या होता? देखिए, पहला बात, असम में किसी को कोई गड़बड़ी करने का असम में किसी का हिम्मत ही है नहीं। ना हिंदू गड़बड़ी करेगा ना मुसलमान गड़बड़ी करेगा, जो करेगा कानून ही करेगा। तो कानून क्या करता है सर? बुलडोजर एक्शन? दूसरा सवाल, कानून जो करता है आप आके देख लीजिए। हमारा कानून का मुताबिक ही कर देते हैं जो भी करना है। हम कानून से हिलते नहीं हूं, जो कानून बताता है वही करता हूं। अच्छा, ये बताइए सर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कोई फोन पर बातचीत होती है? ये बुलडोजर एक्शन जो उत्तर प्रदेश से असम तक पहुंच गया है, ये अडेप्टेशन कैसे रहा? नहीं, हमारे तो असम, हम लोग आज 30 साल से ये जंग लड़ रहा हूं। मेरा आगे का सीएम भी किया है, मैं भी किया हूं, और जो भी असम में सीएम आएगा वो करते रहेगा। ये हमारा जो जंग है वो मैं आपको बताया ना, ये जीने और मरने का जंग है। ये जो आप दिल्ली में बैठ के हुए आपका समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा असम एक बार आ जाइए तब आपको मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये जीने मरने का जंग है। मैं कोई किसी का बाद में मैं नहीं आने वाला हूं, मैं अपने काम करते जाऊंगा। ठीक है, ये जो घुसपैठियों के ऊपर आप शिकंजा कस रहे हैं, देश की सुरक्षा को क्या खतरा आप देख रहे हैं इससे? बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर एक देश में घुसपैठिया आते हैं, आपका ज़मीन जायदाद लेके जाते हैं, आपका काम का ऊपर अधिकार हो जाते हैं, उससे मतलब ये प्रश्न का मैं जवाब देना चाहिए नहीं चाहिए, आप भी सोच लीजिए एक बार जी। घुसपैठियों से देश का क्या खतरा है? मेरा लगता है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट हमारा असम का संदर्भ में एक जजमेंट दिया है कि असम इज फेसिंग साइलेंट इन्वेशन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। यह सुप्रीम कोर्ट का शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है जी। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों को एक्सटर्नल एग्रेशन माना है जी। आपने फ्लड जिहाद का जिक्र किया था, रेल जिहाद का जिक्र भी अभी हो रहा है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं, और हाल ही में अभी कानपुर से घटना सामने आई है जहां ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की बात की जा रही है। उस ट्रेन के सामने एक गैस सिलेंडर रखा गया था, बारूद वहां मिला, पेट्रोल वहां मिला। देखिए जब जिहाद आ गया है ना सामने, आप जब भी शब्द है वो भी लगा लीजिए, सब कुछ होगा। अगर जिहाद सबको आप मान्यता देगा तो सामने वाला सब लगाने का जिम्मेदारी तो हर कोई ले लेगा। पहला जिहाद टर्म्स को खत्म कर दीजिए, आपका जो भी हम लोग का ऊपर सवाल उठा रहा है, तब लाभ जिहाद भी खत्म हो जाएगा, फर्टिलाइजर, रेल जिहाद सब खत्म हो जाएगा। पहले जिहाद सबको बंद कर दीजिए। जिहाद शब्द का सीधा संबंध जहां जोड़ा जाता है सर, वो एक कट्टरपंथी मानसिकता से जोड़ा जाता है। तो आप ये मानते हैं कि रेल जिहाद हो, आपके शब्द में फ्लड जिहाद हो, भूमि जिहाद हो, सारे वो कट्टरपंथी मानसिकता का एक्सप्रेशन होता है। जब जिहाद आ जाते हैं, जिहाद का सामने बाकी जो भी शब्द आप लगाते हो वो कट्टरपंथी मानसिकता का एक्सप्रेशन है। आपने ठीक सब बोला है। जो घुसपैठिए आ रहे हैं,
जिनको कि आप ढूंढ रहे हैं, ये वो भी तो उसी आपने मानसिकता के नजर आपने आते हैं आपको? आपने देखिए, आपने तो फ्लाइट जिहाद देख ही लिया है। कांधार का जो किडनैप वो हुआ था, हाईजैक हुए थे। जब जिहाद को आप मान्यता देते हैं, सामने वाला सब तो वही लोग डिटरमाइन कर लेता है कि कहाँ से जिहाद शुरू करना है। वो हमारे और आपका कंट्रोल में नहीं होते हैं। आप बोलने वाला को आप काटगड़ा में मत लाइए, जो कर रहा है उनको काटगड़ा में लाइए। जी, करने वाले सर बिल्कुल कटघरे में आने चाहिए, लेकिन कटघरे में लाने की जिम्मेदारी, उसका दायित्व जो है वो आपके कंधों पर है। तो हेमंत बिस्वा सरकार बस वही वही सरकार है, वही दायित्व का मैं निर्वहन कर रहा हूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए। सर देश की सुरक्षा के लिए जो भी व्यक्ति काम करेगा, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ रहेंगी। एक और सवाल मैं चाहूंगा सर, एक वक्त में आपके अभिन्न मित्र रहे हैं, लंबे वक्त तक आपने साथ में काम किया है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, पुराने ताल्लुकात हैं आपके। आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं कि जब भी विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी सुर उनके क्यों हो जाते हैं? आप प्रकाश डालेंगे इस पर कुछ? देखिए, वो मेरा इतना ही निवेदन है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसको आप पब्लिक करिए, तभी आपको पता चलेगा वो बाहर जाके देश का अंदर और भीतर क्यों भारत का गरिमा को धूलित करते हैं। उसका बारे में जानने के लिए वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आपको लोगों का सामने लाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर सर आरएसएस के बारे में टिप्पणी की, महिलाओं के बारे में टिप्पणी की, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा लगता है वो एग्रीमेंट में कुछ क्लॉज है कि जब भी वो बाहर जाएगा भारत का खिलाफ बोलना पड़ेगा। शायद वो कोई क्लॉज लिखा हुआ है उसमें। तो एक क्लॉज क्या पार्टी के अंदर से दिया जाता है या वहां पहुंचने के बाद सैम पित्रोदा की सरपरस्ती में क्लॉज आ जाता है? वो तो मेरा लगता है कि हमें वो एग्रीमेंट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना रीट मैंडेमास का उपयोग करके वो एग्रीमेंट को जनता का सामने लाना चाहिए। किसलिए जैसे देश कोई एग्रीमेंट करता है, वो देश का संसद का पटल में लाया जाते हैं। कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो एग्रीमेंट हुआ है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। अब जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुका है, ये संवैधानिक पद में वो भी अभी बैठ रहा है, ये एग्रीमेंट का बारे में देश को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं सर। किस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हो? क्या है उस एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट ऐसा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में राहुल गांधी जी का समक्ष में एक एग्रीमेंट हुआ था। जब राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वो तो सबका सामने है, एग्रीमेंट साइनिंग का फोटोग्राफ भी सबका सामने है, लेकिन एग्रीमेंट सामने नहीं है किसी का। तो ये एग्रीमेंट जब आप सामने लाएगा तो आपको पता चलेगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बीच में क्या समझौता हुआ था, कि भारत का पक्ष में था कि ये भारत का विपक्ष में था। कि इसलिए आज भी राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के चाइना का जयगान गा रहा है और भारत को वो एक प्रकार से रिग्रेट कर रहा है। जब आप कांग्रेस में रहे तो ऐसे मुद्दों पर कभी राहुल गांधी से चर्चाएं हुई आपकी? बाप रे, इतना बड़ा व्यक्ति से आप कहाँ ये सब मुद्दा में बात करेगा। कद तो सर आपका भी छोटा नहीं रहा है कांग्रेस में, कद आपका भी बड़ा रहा है। नहीं, हम बहुत छोटे आदमी थे कांग्रेस में। अभी बीजेपी आने का बाद थोड़ा सा कद शायद बढ़ा है, इसलिए आपने बुलाया है। कांग्रेस में रहने का समय कहाँ आपने हमको बुलाया था। उस टाइम पे जिस अग्रेशन के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा आज की तारीख में फैसले ले रहे हैं, तब भाषा शैली वैसी नहीं थी सर। नहीं, वो समय भी ठीक है, इसलिए मैं बोला ना, हमारा क्या पार्टी लाइन को बैलेंस करके चलते थे उस वक्त? बीजेपी नहीं, अभी बीजेपी आने का बाद
हमने सीखा कि राष्ट्र प्रथम होता है, देश प्रथम होता है, देश के लिए बोलो। कभी पार्टी लाइन से अलग भी हो जाते हैं, फिर भी देश अगर देश हित में है बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए बोलते रहता हूँ। जी ठीक है। एक और सवाल मैं चाहूंगा सर, सूरत और रतलाम में जो गणपति पंडाल पर पथराव हुआ, जुलूस पर पथराव हुआ, वो खबर आपने देखी होगी। उस खबर को देखने के बाद क्या विचार थे आपके? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि देश में जो रिलीजियस एक समता होते थे, जैसे आज का दिन में मैं झारखंड में हूँ। झारखंड में गणपति का फेस्टिवल हुआ लोहारदगा में। पहले फेस्टिवल करने सरकार ने अनुमति नहीं दिया और एक धर्म का लोग आके पंडाल में आक्रमण भी किया। अगर आप मुहर्रम का प्रोसेशन देखते हो तो हिंदू का ऊपर मुहर्रम का प्रोसेशन में अटैक होने का कोई सारे उदाहरण मैं झारखंड में देखा हूँ। तो ये जो एक रिलीजियस फैनाटिज्म है वो बढ़ रहा है। आप एक कल्पना कीजिए, जब भारत में पूरा भारत असम जैसा स्थिति हो जाएगा 40-60, 50-50, तब भारतवासियों का क्या हालत हो सकता है, आप खाली कल्पना कीजिए। ये आज जो गणपति पेंडल का बात बोल रहा है, कहाँ हो रहा है? गुजरात में, जहाँ अभी भी डेमोग्राफी का इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। आप असम, बंगाल, झारखंड, बिहार में क्या हो सकता है, आप थोड़ा खाली समझ लीजिए। अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं सर, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कट्टरपंथी या मुस्लिम जनसंख्या जहां बढ़ जाती है वहां पर ये अनार्की होती है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमें सीखने के लिए मिलता है। भारत में होगा नहीं होगा मैं भविष्य तो बानी नहीं कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी बढ़ा है उससे आप एक डिडक्शन कर सकता है कि हाँ, जो भारत में दिखंडित हुए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ में ऐसा हुआ है। अगर भारत में होगा नहीं होगा मैं बोलूँगा तो फिर एक बवाल पैदा हो जाएगा। तो क्या इसी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जनसंख्या बिल की पैरोकारी करते हैं, समर्थन करते हैं, ताकि धर्म विशेष की जो जनसंख्या है वो ना बढ़े ज्यादा? देखिए, जनसंख्या कानून से वो संभव होगा नहीं होगा ये तो संसद में ही इसका बारे में चर्चा होगा, लेकिन आज का देश में जो कानून उपलब्ध है वही कानून का अंदर में रहते हुए मैं असम का अस्तित्व के लिए लड़ने का कोशिश कर रहा हूं। इस लड़ाई में आपके सामने अड़चनें क्या हैं? जो आपके मुताबिक लड़ाई है, कट्टरपंथियों से लड़ाई, घुसपैठियों से लड़ाई, वही कांग्रेस है सबसे बड़ा। कांग्रेस भी अगर समर्थन कर देते हैं हम लोग बहुत कुछ कर पाऊंगा घुसपैठी का खिलाफ। जी ठीक है सर, मैं कुछ शब्द बोलता रहूंगा, जो कांग्रेस का जो कांग्रेस का जाएगा कि उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, आप 2 या 3 लाइन बता सकते हैं। पहला शब्द है बांग्लादेशी घुसपैठिए। बाहर कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल, सपोर्ट करना चाहिए, समाज का हित में है। असदुद्दीन ओवैसी, वो ऐसे उनको खाना पीना खा के बैठे रहने दीजिए। मियां मुसलमान, वो तो आसाम में सम्मानित शब्द है, जब तक वो सम्मानित रहेगा तब तक उसका यूज किया जाएगा। जब बोलेगा नहीं नहीं मत कीजिए तब मत करूंगा, तब नहीं करूंगा। मदरसा और इस्लामिक पढ़ाई, डॉक्टर इंजीनियर बनाने में सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, समाज का उत्थान के लिए काम होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए काम होना चाहिए। बुलडोजर, ये कोई एक ब्रांड नहीं है। आपका पास तमाम सारे तरीका होते हैं विद इन द लॉ। आप अपना काम करते जाइए और कोई भी किसी से आप अपना काम को मत रुकाइए। सरयवती अपना काम करते जाइए। डिटेंशन सेंटर, जो भी घुसपैठिया है जब तक बांग्लादेश नहीं लेगा तब तक आपको डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहिए। योगी आदित्यनाथ,
बड़ा नेता है, सबका सम्मानीय है। विचार मिलते हैं आपके उनके? उनका भी विचार बीजेपी है, मेरे भी विचार बीजेपी है। एक अंतिम नाम है सर, राहुल गांधी। देखिए, उसका बारे में रिसर्च होना चाहिए, गवेषणा होना चाहिए। आप नहीं बोलना चाहेंगे उनके बारे में? क्यों हिंदू से नहीं, हिंदू से उनका इतना नफरत क्यों है, उसका बारे में गवेषणा होना चाहिए, विचार होना चाहिए। आपने कहा कि राहुल गांधी पर रिसर्च होनी चाहिए, सब टॉपिक्स आप बता पाएंगे किस किस टॉपिक को लेकर के उन पर रिसर्च होनी चाहिए? देखिए, कभी उस विषय में बैठूंगा, लंबा लिस्ट है, अगर आप इच्छुक है तो मैं आपको पॉइंट बता दूंगा। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मोटे दौर में ये बताया, जी मोटे दौर में ये बताया कि हिंदू का साथ उनका क्यों इतना नफरत है, उसका बारे में एक तो तुरंत हमें कुछ रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम लोग जुड़ने के लिए और जी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। जी न्यूज़।